26 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं पश्चिम बंगाल में। और किन लोगों को मारा गया? चुने हुए प्रतिनिधियों का। बंगाल एक के बाद एक इलेक्शन खत्म हो रहा है और बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति बदतर से बदतर होते जा रहा है। लास्ट 50 years from 1967 से, if we take from 1967, there has been an instable atmosphere in Bengal politically। बीरभूम का जो वारदात है इसमें माटी भी जला, माँ को भी जलाया गया और मानुष भी वहाँ जलाया गया। टीएमसी के वहाँ जो सरदार हैं, जिलाध्यक्ष जो हैं अनुब्रत मंडल, वो एकदम हिंसात्मक राजनीति का पराकाष्ठा है। टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम फतवा जारी कर रहे हैं, इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फतवा जारी कर रहे हैं। The BJP government has not dismissed a single state government because our entire 50 years struggle while being in the opposition, one of the issues against which we have struggled is also the irrational motivated application of Article 356। The larger question is that what is it कि बंगाल में ये ऐसा हो सकता है कि आपका डेमोक्रेटिक चॉइस जो है उस पर मैं बाधा दूंगा, यू कैनॉट एक्सप्रेस दैट चॉइस। ऐसी कई घटनाएं हैं डॉक्टर अनिबान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ऐसा लगता था कभी कभी कि जो स्टेट जो मशीनरी है वो भी लगभग काडर की तरह बिहेव करती है। पुलिस वाले भी कई मामलों में मैंने ऐसे विजुअल देखे और मुझे बड़ी, और आपने डॉक्टर कृष्णा जी का भी जिक्र किया, वो तस्वीरें भी मैंने देखी। और ख़ासतौर पे एक तस्वीर जो बहुत याद आती है, एक महिला जब राज्यपाल के पैरों में पड़ गई थी अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए। तो जब वो स्थिति आ जाए तो मुझे लगता है एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते कुछ समझ आएगी नहीं आएगी, क्या होगा मैं नहीं जानता। प्रश्न मेरा ज़रा आगे इसको लेकर चलते। यहाँ तक ठीक है, एक कड़े प्रतिपक्ष की भूमिका में आप थे। 19 में 18 आप सीटें जीत गए और अभी लगभग 70 से अधिक आपके पास सीटें हैं इस समय असेंबली में, और मजबूत विपक्ष के तौर पे आप उभर भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह का मुझे लगता है मैं पूरे देश में माहौल चलता लोगों ने देखा, क्या बंगाल की जनता उसे नहीं रीड कर पाई? ये अभी सिर्फ चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले भी जो हुआ, चुनाव इससे पहले भी हुए, बंगाल की जनता तक क्या वो चीज़ें पहुँचने नहीं दी जाती? क्या मीडिया को वहाँ कंट्रोल करके रखा जाता है? वो यानी सूचनाओं का जो तंत्र, एक औपचारिक या अनौपचारिक दोनों, उस पर भी किस तरह का मुझे लगता है कहीं कोई ढकी छिपी सेंसरशिप, वो क्या है टूल जिसके कारण पश्चिम बंगाल की जनता देश की असल तस्वीर नहीं देख पाती कि देश कहां जा रहा है और बंगाल कहां जा रहा है? जबकि बंगाल एक समय था लीड करता था देश को, बंगाल गाइड करता था, मार्गदर्शक था। आज बिल्कुल तस्वीर उल्टी होती दिखी। ये कैसे समझ में आता है? मुझे लगता है कि इसका भी दो आयाम है। एक है, किसी मुख्यमंत्री को आपने देखा है, मैं तो भाजपा शासित राज्य को तो छोड़ ही देता हूं, दूसरे शासित राज्यों को, किसी मुख्यमंत्री को आपने देखा है कि भरे अपने सेक्रेटरीट में बैठी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रेस को बोल रही है आप लोगों का काम जो है वो थोड़ा रिपोर्टिंग ठीक से करना चाहिए। अच्छा। आप लोग जो करते हैं ना, आप सत्य ज्यादा बोलने का कोशिश आप ज्यादा कर रहे हैं। और ये, हाँ, और ये सबके सामने, और ऐसा टोन है, हाँ बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग कर रहे हो आजकल, हाँ मैं देख रहा हूं सब, ऐसा करके ऐसे टोन से वो बात करती है। महिला मुख्यमंत्री है करके, महिला है करके सब ज्यादा कुछ, पर ऐसे टोन पे बात करती है, नंबर 1। और ये एक अघोषित सेंसरशिप एक्चुअली है पश्चिम बंगाल में, जो आपने सही कहा। और वहां शी इज कंट्रोलिंग द रेवेन्यूज, किसको कितना एडवर्टीजमेंट दें। ये दो दिल्ली मॉडल, आप मॉडल जो दिल्ली में बनाया, केजरीवाल मॉडल, वही केजरीवाल मॉडल वहां बंगाल में केजरीवाल के पहले से है। और अब पिछले 2021 से अभी पिछले एक साल में ये और भी ज्यादा ये कस गई है। तो अघोषित सेंसरशिप है वहां, धमकाती है मीडिया को, लोगों को लगता है कि भाई छोड़ दो, क्यों मैं इनके ये करूं, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं। दूसरा है कि कई सारे केंद्र सरकार द्वारा जो किया जाता है, ये उन स्कीम्स, प्रकल्पों का नाम परिवर्तन करके अपने हिसाब से वो वहां परिवेशन करती है। यही दिल्ली में भी यही होता है, यही होता है। तो लोगों को लगता है ये तो दीदी कर रही है, कई लोगों को, पर अभी जागरूकता बढ़ा है, अभी जागरूकता बढ़ा है। पर मीडिया का विडंबना ये वही है। हाँ, मीडिया में भी कई लोग हैं जो ठीक है कोऑप्ट होना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं।
और जो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं उनको, और ये मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूं, नाम नहीं लूंगा इसलिए उदाहरण नहीं दे रहा हूं, कि उनको प्रेस एक्रेडिटेशन कार्ड भी नहीं दिया, उनको आज छोड़ के आ जाना पड़ा दिल्ली। ओप इंडिया का नुपुर शर्मा, आपको याद होगा, नुपुर शर्मा ने क्योंकि इतने तीखी उन्होंने एडिटोरियल्स और एक्सपोजे किया, स्टोरी किया ममता बनर्जी के खिलाफ और उनके प्रशासन के खिलाफ, नुपुर शर्मा को 1 साल 2 साल से कंटिन्यूस उसको नोटिस भेजना, हैरस करना, पुलिस स्टेशन में बुलाना, ये सब करना कंटिन्यूस। शी इज अ लेडी, उसको करके आखिर में नुपुर शर्मा बंगाल छोड़ के, कलकत्ता छोड़ के 23 साल बाद आ गई दिल्ली। तो ये सोच नहीं सकते हैं कि किसी और प्रदेश में ये हो, ये बंगाल में हो रहा है। बट यू सी, इन दिल्ली nobody is speaking about it. The national media is not speaking about it. Exactly, I want to come to that because lot of things are happening, violence is taking place, but the liberal and the secular media is not covering it, and nationally also. Because you see, the liberal and secular media is on a mission to demonize Modi. Yes. Now the demon Modi doesn't exist, but the demon Mamta exists. If you report on her, then you cannot demonize Modi, because that is a greater demon and this is a non-existent demon. That is why you keep quiet. That is why it is better not to report. Now, since it is Muslims, now they have started. You see, it is they were Muslims. That is why. Plus, now if you are not going to report on this, then you are Hitler's. Yes. You are worse than Goebbels. Yes. You will be exposed as being worse than Goebbels, and so that is why you are reporting, because you are compelled. And for for 2 days they didn't utter a word for 2 days, and that also now when you are reporting, you are soft on Mamta. Yeah. Like today there was an English mainstream paper's editorial which said that the TMC must take steps to dismantle the syndicate. So I said the TMC is the syndicate. Is the syndicate. How will it dismantle itself? Yes. So you are exonerating Mamta. वो reshuffling type का जैसे होता है, आपस में बस, और कुछ नहीं. You will never point fingers at her. You will point fingers at her administration. You will point fingers at her party leaders. But you will never point fingers. This is the national media's character. डॉक्टर साहब, अभी ये सब चीज़ें देख रहे हैं, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है, विकास के मामले में ज़रा काफ़ी कमज़ोरियाँ दिखाई देती हैं, समाज थोड़ा अलग तरीके से भी सोचता होगा। मैं वहाँ की अंदर की परिस्थितियों के बारे में बहुत नहीं जा रहा हूँ। भविष्य क्या दिखता है भावी, अगर हम सिर्फ ये ना सोचें कि ममता तृणमूल, ये थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और सिर्फ बंगाल को ध्यान में रखते हैं कि बंगाल का विकास बरक्स देश का विकास, देश कहाँ जा रहा है, बंगाल कैसे, तो इसको ठीक कैसे करना, क्या योजना है भारतीय जनता पार्टी या आप जैसे थिंक टैंक के पास? जब आप सोचते हैं, आप स्वयं चुनाव भी लड़े और वहाँ की ज़मीन को अच्छे से जानते हैं, क्या उपाय होंगे, कैसे करेंगे? ये तो आपने रूल आउट कर दिया कि बहुत हार्श स्टेप सेंटर नहीं देने वाला, जो कुछ अपने मैकेनिज्म से कर सकते हैं करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए रादर, कि चीज़ें ठीक दिशा में जाए। राज्यपाल भी अपनी तरफ से कई बार हम सुनते हैं, भविष्य में होना कैसे है, वो रोड मैप क्या है? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा चिंताजनक जो विषय है, अगर आप देखते हैं कि बंगाल, पश्चिम बंगाल का गठन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उद्योग से ही हुआ, नहीं तो पूरा बंगाल चला जाता था जिन्ना के पाकिस्तान में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल का गठन 47 में किया और 51 में उन्होंने जनसंघ का गठन किया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने राजनीतिक जो उनका चेहरा था, उसमें ही वॉज वन ऑफ द टॉलेस्ट बंगाली लीडर्स थे, रीजनल लीडर्स थे, और उनके पूरा विजन में एक राष्ट्रीयता भी था, एक राष्ट्रीय चिंतन, और भारत एक महान राष्ट्र के रूप में कैसे उभर के आए, ये भी उनके चिंतन में था। एंड दैट इज वाई ही वॉज वन ऑफ द सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, जो कि पूरे देश के लिए किया काम। आज भी अगर आप रामनाड ये ट्यूटुकुड़ी जाते हैं, तुतुकुड़ी जाते हैं, वहाँ आपको दिखेगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया था किसी एक प्रकल्प एज इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो उनका ये एक विजन था। और ही वॉज ऑल्सो एज इंडस्ट्री मिनिस्टर डिड अ लॉट फॉर वेस्ट बंगाल ऑल्सो, वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए। मेरा जो चिंता अभी हो रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, हालांकि होगा नहीं, क्योंकि
हमारे राष्ट्रीय चिंतन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपना एक फोर्स हम लोग हैं, जो चिंता है कि बंगाल का एक इमोशनल सेपरेटिज्म हो रहा है बंगाल में। एक अलगाववाद की मानसिकता कुछ लोगों में बंगाल के राजनीति में उभर के आ रहा है, तृणमूल कांग्रेस इनके माध्यम से। और ये अलगाववाद की मानसिकता जो है, आने वाले दिनों में ये सबसे कठिन चैलेंज हमारे लिए होगा बंगाल में। तो इसके लिए हमको वही जो मंत्र है, ये हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो वो सारे प्रकल्प बंगाल में सबसे ज़्यादा हो, और वो दिखे लोगों को कि नहीं देखिए सारा देश आपको लेकर चिंतित है, ये केंद्र से हो रहा है आपके लिए काम, तो आप अलगाववाद का ये मानसिकता को बढ़ावा मत दीजिए। और ये बंगाल एक आपस में एक स्वशासित रिपब्लिक, ये जो कॉन्सेप्ट, ये मैं देख रहा हूं बंगाल के राजनीति में ये उभर के इधर उधर से आ रहा है आने वाले दिनों में। इसलिए सबसे ज्यादा बंगाल जुड़े, नॉर्थ ईस्ट को आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट कितना जुड़ गया है भारत के साथ। ये मानसिकता कितना शिथिल हो गया है नॉर्थ ईस्ट में कि हम लोग अलग है, वो देखिए। और नॉर्थ ईस्ट में के एंट्री पॉइंट जो बंगाल है, बंगाल का परिस्थिति, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमको सबसे ज्यादा से ज्यादा ये विकास का बात करना है, जुड़े रखने का बात, नए नए प्रकल्प बंगाल में हो, और नए नए ऐसे प्रकल्प हो जो बंगाल के लोगों के लिए और भी फायदेमंद हो। ये सब हमको सोचना चाहिए, और हो भी रहा है। क्षेत्र के नाम पर, और उसको कहते हैं कि उसके कल्चर के, संस्कृति के नाम पर वहाँ जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जैसा प्रयास, और उसमें जब एक शब्द आता है बंगाली अस्मिता, ये हुआ चुनाव में, हुआ उससे पहले भी हुआ। यही शब्द मैं देश के दूसरे हिस्सों में भी देखता हूँ। अभी चला पंजाबी और पंजाबियत, उधर चला और काफ़ी उसको कश्मीरियत चला। तो मुझे लगता है कभी कभी ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण उस क्षेत्र के लिए अच्छा है, मगर इसका मिसयूज बहुत होता है, और बंगाल में होते देखा हमने। इसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि ये आपने कहा चैलेंज सिर्फ वहाँ के लिए नहीं, मुझे तो ये राष्ट्रीय स्तर पर बाकी क्षेत्रों के लिए भी बड़ा चैलेंज दिखता है। तो इसके लिए एक उपाय तो आपने जैसे कहा कि सही चीज़ें होते दिखना, सही काम हो, जो कुछ नए नए प्रकल्प शुरू हो, सही है। और क्या ऐसी बड़ी चीज़ करें? क्योंकि ये करने में शायद लोगों को समझाने में आपको लगता है एक जनरेशन और निकल जाएगी। करेंगे कैसे? देखिए, एक हमारे सामने कई उदाहरण है। आज अगर हम स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद का 150वां जन्म जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सारे बंगाली थे। बंगाल पुनर्जागरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए इन लोगों ने नींव रखा, एंड दे वर नेशनल एज वेल एज ग्लोबल। उनमें कोई अंतर नहीं था, कोई विवाद ये राष्ट्रीय और ग्लोबल और रीजनल को लेकर कोई विवाद नहीं था। यही हमारे आदर्श बने बंगाल में, और इनके जो चिंता है, ये एक पुनर्जागरण के तौर पे बंगाल के मानसिकता में हम इसको प्रतिष्ठित कर पाए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, मैं जैसे शिवाजी जयंती, ये पिछले फरवरी महीने में 19 तारीख को हुआ, तो हमारे मन में ये आया और वो हमने कार्यक्रम भी किया, और बहुत उसका अच्छा हमको, हालांकि मीडिया इसको कवर नहीं करता है, उसका एजेंडा बंगाल में किया। बंगाल में शिवाजी उत्सव, आजादी के आंदोलन के समय, स्वाधीनता के आंदोलन के समय बंगाल में शिवाजी उत्सव एक सबसे बड़ा उत्सव हुआ करता था, और ये सारे बंगाली मनीषियों ने उसको शुरू किया। हेमेंद्र प्रसाद घोष से शुरू करके कविवर रविंद्रनाथ टैगोर, आप, और बीच में सारे सुभाष चंद्र मल्लिक, बिपिन चंद्र पाल, अश्विनी कुमार दत्त, सब लोग शिवाजी उत्सव का पालन करते थे। तो हमने इसका हाईलाइट किया, कई लेख निकला। जदुनाथ सरकार, जो बंगाल के ऐतिहासिक आइकॉनिक हिस्टोरियन, उन्होंने सबसे ज्यादा शिवाजी के ऊपर लिखा। तो ये बंगाल अलग है, बंगाली अस्मिता भारतीय अस्मिता के से अलग है। वंदे मातरम। तो ये एक दूसरा, कल अगर आप प्रधानमंत्री जी का जो वो विप्लवी भारत गैलरी का उद्बोधन में, उनके भाषण में उन्होंने कवि मुकुंद दास का जिक्र किया। मुकुंद दास का जो उन्होंने कोट किया, वो लाइन, एक लाइन है, बंग भूमे और भारत भूमे। यानी हमारे कवि, हमारे मनीषी बंग भूमि भी कहा, और उसमें बंग भूमि समाहित है भारत भूमि में। मुझे लगता है कि एक तो है जो, हाँ, विकास का कार्य ये हो, पर
सांस्कृतिक तौर पे हमको ये नैरेटिव लेफ्ट का कुछ रोल है? लेफ्ट, यू सी लेफ्ट हैड डिस्ट्रॉयड इट कंप्लीटली. लेफ्ट का क्या था? इट क्रिएटेड अ डिस्गस्ट, इट ट्राइड टू क्रिएट अ डिस्गस्ट, अ डिसडेन टुवर्ड्स योर ओन कल्चरल रूट्स. इसलिए सारे मॉन्यूमेंट्स, ये वो जो भी आर्काइव सब लेफ्ट ने खत्म किया बंगाल में. और ये आई है अभी जो पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. बंगाल अलग है, पश्चिम बंगाल अलग है भारत से, और भारत के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है. हम अलग हैं, हम बंगाली हैं, हम अलग से सब कुछ करेंगे. ये एक और एक एक्सट्रीम चला गया. वो जो केंद्र से जो प्रचार करने वाले लोग हैं उनको बाहरी बताती थी कि ये बाहरी मतलब बंगाल अलग और ये बाकी अलग है. ये बनारस गई, ये गोवा गई, ये खुद गई जहां है वहां. एक और इसमें एक इम्पोर्टेंट अनदर इशू इज द डेमोग्राफी, इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम और इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश. सो इसमें what is their role in this, vitiating the atmosphere of Bengal? Is there a role for them? Certainly there is a role, because this increasing infiltration started during the left regime, even before that. But it intensified during the left regime. Yes. And what has happened is the TMC has allowed these infiltrators to consolidate. One. Two, again, it has co-opted them in the political process actively. Left wouldn't do it actively. Left would ensure that they went and voted for the left. The TMC ensures that it votes for the TMC, but at the same time also participates in the political process. When it was decided that the BSF's jurisdiction would be enlarged 50 kilometers from 15, that is why the TMC had a huge problem with it. Because all the illegal activities that are being clamped down by the BSF are run by syndicates who are controlled by the party or direct party members. One. Second is, over the last 1 decade, there has been an enhanced radicalization which has taken place along the borders. Khagragar incident आपको याद होगा, October 2014. Malda, Khagragar, Malda, these were just the early indicators. If you remember March 2013, exactly 9 years ago, for the first time Calcutta saw 16 Muslim organizations come together and open rally, mass meeting in Kolkata in support of war criminals who were being tried in Bangladesh. And that mass meeting demanded that Sheikh Hasina be hanged, and then they took out a procession on the road. It was led by TMC leaders and TMC members of parliament. That was 9 years ago. Last month of February, if you remember, for the first time, PFI was allowed to hold a public meeting in Murshidabad. The meeting it held in a government-run school's compound. That permission was given. हम लोग अगर मीटिंग के लिए जगह चाहते हैं तो हमको नहीं मिलता है, PFI को मिला. 300 uniformed PFI cadres, they marched, they did a पथ संचालन kind of a thing. आकर वहां बैठे, public meeting हुआ. The stage was shared by the PFI's national secretary and the local TMC MLA there, and from the stage they said कयामत तक हिजाब रहेगा, RSS is a cancer और बीजेपी को हमको खत्म करना चाहिए, और यहां देश में हम रहेंगे, भारत को हम कब्जा करेंगे और यहां हिजाब चलेगा ही. ये इट हैपेंड इन मुर्शिदाबाद. तो आप देखिए, मैं आपको 2 उदाहरण दिया हूं, मार्च 2013, फरवरी 2022. आप देखिए कि रेडिकलाइजेशन, और मुर्शिदाबाद इज बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट, कैलकाटा इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. हर जगह इनका रेडिकलाइज्ड आउटफिट जो है, हर जगह ये ऑपरेट कर रहे हैं. और ये उनको सपोर्ट स्टेट मशीनरी का पूरा मिल रहा डायरेक्टली ही है, पूरा मिल रहा है. इसलिए उनका कोई जवाबदारी नहीं बनता है, वो कहीं भी जाकर ना, नहीं तो हम सोच सकते हैं कि कैसा, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि कैसा पीएफआई को जगह मिल गया, एक गवर्नमेंट रन स्कूल में पूरा ग्राउंड मिल गया जहां 300 कैडर जाकर बैठे यूनिफॉर्म, वहां मास मीटिंग हुआ जहां 5000 से अधिक लोग थे और महिला और बच्चा भी वहां शामिल थे. और ये वो पीएफआई है जिस पर देश भर में कई टेरर एक्टिविटीज में जिसका नाम आता है. दिल्ली दंगों में प्राइमरी उसका रोल था. ताहिर हुसैन को 1.25 करोड़ रुपए देने वाला पीएफआई,
शाहीन बाग को पूरा पालने वाला शेर। वही पीएफआई है और यही सीएफआई है जो कह रहा है कि हिजाब होना चाहिए कैंपस में, इसका ही ऑफशूट है। सो यू सी दीज आर सर्टेनली रेडिकलाइजेशन इन बंगाल, इन्फिल्ट्रेटर्स गेटिंग इनटू एक्टिव पॉलिटिकल रोल। इमरान को आपको याद है, जो इमरान हसन जिसको ये राज्यसभा भेजी थी, वो सिमी का तो फाउंडर, ही वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सिमी एंड शी सेंट हिम टू द राज्यसभा। तो इसने पहले दिन से बहुत सारा इशारे में समझा दिया कि मैं अपीजमेंट का एक्सट्रीम जाऊंगी और रेडिकलाइज्ड जो एलिमेंट्स है उनको संरक्षण मेरे से मिलेगा। पीएफआई क्यों बैन नहीं कर रही है वो बंगाल में? उत्तर प्रदेश में तो हो गया, वो क्यों नहीं कर रही है? तो डॉक्टर अनिमान, आपने बहुत डेप्थ में बंगाल की अब तक की स्थिति पर चर्चा की। रोड मैप के बारे में मैं ज़रा पूछ रहा था, उसमें आपने डेवलपमेंट की बात की थी, बॉर्डर की भी कुछ बात हुई और इन्फिल्ट्रेशन और रेडिकलाइजेशन ये इशू भी हुए। अब पॉलिटिकली ज़रा बताइए, पॉलिटिकली ऐसा क्या आपको लगता है जो आप लोग करेंगे और बंगाल को समझ में आएगा? क्योंकि शायद लोग 2019 की परफॉर्मेंस 24 में क्या रिपीट कर पाएंगे या उससे आगे जाएंगे, चैलेंज वो भी है। नाउ इट इज़ ए पॉलिटिकल क्वेश्चन, और शायद आप बाद में 25 में भी सोचें कि 26 में या कैसे होगा। वो पॉलिटिकल चीज़ें क्या हैं आपके पास? यानी ये भी अगेन दूसरा चैलेंज है। नेशनल सिक्योरिटी एक विषय हुआ, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिस्टम का एक विषय हुआ, आपका पॉलिटिकल सिस्टम वो क्या, कैसे आपको उसको आप चैलेंज को मीट करेंगे? देखिए, एक तो है कि हम अपने वहाँ पार्टी का जो संगठन है, अपने संगठन है, हम प्रतिपक्ष, मेन हमारा नेता प्रतिपक्ष भी हमारा ही है, हम विरोधी दल है, हमको ये, और ये हमारे लिए बंगाल में नया एक एक्सपीरियंस है। बीच में रोक रहा हूं आपको ये कहते हुए, कंसिडरिंग के अभी चुनाव के बाद कई लोग छोड़कर गए तृणमूल में, उनमें से कुछ आए भी थे लेकिन कुछ गए, तो ये कंसिडरिंग ऑल दिस, एग्जैक्टली दैट इज व्हाई हमको पार्टी सिस्टम, पार्टी संगठन जो है उसको और कंसोलिडेट करना है एकदम मंडल स्तर से ऊपर तक, और मंडल बूथ स्तर, क्योंकि बूथ स्तर में सबसे ज्यादा ये लोग भय दिखाते हैं, त्रास ये लोग फैलाते हैं बूथ स्तर में। तो हमको बूथ स्तर से संगठन को मजबूत करना चैलेंजिंग है, क्योंकि पूरा तंत्र उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है, वो डराते हैं, धमकाते हैं, या तो खरीदने की कोशिश करते हैं। तो बूथ स्तर से ऊपर तक संगठन एक। दूसरा है, क्योंकि अब हमारा नया रोल है, नया एक एक्सपीरियंस हो रहा है कि संवैधानिक जो रोल है एज एन ऑपोजिशन पार्टी, ये भी हमको और निरंतर वार करना चाहिए हमको। मेरा ये भी मानना है, और हमने ये हमने अपना कर दिखा, वी ट्राइड एंड वी सॉ दिस इज ऑल्सो वर्केबल। पूरा देश में हमको बताना चाहिए कि बंगाल क्या था, बंगाल क्या हो गया है, ये हमको पूरा देश में बताना चाहिए। हालांकि अभी सचेतनता बढ़ रहा है लोगों में, सारा देश में लोगों को समझ आ रहा है कि बंगाल क्या था, क्या हो गया है, ये हमको करना चाहिए। और आने वाले जो 4 साल हमारे पास है, हम क्या बंगाल के लिए चाह रहे हैं, ये बार बार हमको लोगों को बोलना चाहिए। तो पहले ही तो 1 पॉइंट एजेंडा, इट इज द रिकवरी, रिटर्न, इट इज द रिजरेक्शन, रीअवेकनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन बंगाल। जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के सरकार जो किया, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के नाते, और भाजपा सरकार जो किया उत्तर प्रदेश में, बहुत कुछ किया काम। उसमें सबसे ज़्यादा आप लोग तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, हम लोग शायद कुछ ही लोगों से बात करते हैं, आप लोग देश भर में, उत्तर प्रदेश में भी सबसे बात करते हैं। अमंग द फर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड व्हिच हैज स्ट्रक पीपल इन उत्तर प्रदेश इज लॉ एंड ऑर्डर। ये बंगाल का छवि तभी बदलेगा जब लॉ एंड ऑर्डर, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज विल बी गिवन बैक देयर रोल, कि भाई आप करो, बंगाल को हमको वापस पटरी में लाना चाहिए। तो मुझे लगता है अगले 4 साल, 2 साल तो हमको बताना है लोगों को कि हमने केंद्र के नाते बंगाल के लिए क्या किया। संगठन पिछले अगले 2 साल, क्योंकि पंचायत इलेक्शन अगले साल है, हमको बूथ स्तर से एकदम ऊपर तक संगठन को फिर एकदम से और भी मजबूत, और भी एक्टिव, प्रोएक्टिव बनाना है, इश्यूज को उठाना है। और अगले 4 साल हमको ये निरंतर लोगों को बताना चाहिए, ठीक है आपने चुन लिया, आपका मजबूरी था, अब हम ये बता रहे हैं कि 4 साल बाद हम क्या करने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये क्रेडिबल एक नैरेटिव खड़ा करना चाहिए। Do you face any challenges, like, in working?
I face, yes, you see, we face challenges. There was a video in which you are also personally I was attacked. और कीर्ति आजाद को लगा कि वो उत्तर प्रदेश में किसी को कोई मार रहा है, तो मैंने कहा कीर्ति तुमको कहाँ उत्तर प्रदेश कहाँ बंगाल मालूम नहीं, और तुम भगवत झा आजाद का बेटे हो। तो और ये तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया है। देखिए हालत देखिए इनका, कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया, उसको बंगाल का गांव और उत्तर प्रदेश का गांव के अंतर नहीं मालूम। अच्छा, और हम लोग सो कॉल्ड बाहरी हैं, हमको मालूम है। even ministers were attacked. V Muralidharan ji was yes, मुरलीधरन जी वाज अटैक्ड। नहीं तो चैलेंज ये है कि हाँ, कि हमारा मूवमेंट बहुत ही एक रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश रहता है। बंगाल में जाता हूं तो हम लोगों को सिक्योरिटी लेकर मूव करना पड़ता है, लेकर यानी हमको कहा गया है कि आपको मूव करना है। अच्छा, अगर आप नहीं लेते तो आप मूव नहीं कर पाएंगे, तो आपका मोबिलिटी हो उसके लिए ऐसे ऐसे जगह हैं जहां अभी तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। अपने कार्यकर्ता बोलते हैं कि सर आप आइए मत, दादा आप आइए मत, तो फिर हमारे ऊपर फिर से चढ़ाव होंगे, जो भी करना है आप उधर से कर दीजिए। तो हम कर रहे हैं, सामग्री भेजना, टेंट्स भेजना, ये सब भेजना। आप सोच सकते हैं कि बर्तन लूट लिया, मैंने किचन का बर्तन भी लूट लिया। ऐसे कई महीने गया जहां मैंने बर्तन भी डिस्ट्रीब्यूट किया, एक एक परिवार को बर्तन डिस्ट्रीब्यूट किया। कहते, और मैं कहता हूं कि मैं आता हूं आपके यहाँ, लोग पूछते हैं हम लोगों को, कभी कुछ लोग पूछते हैं क्योंकि जिनका ग्राउंड का आइडिया नहीं है, और आप क्यों नहीं जाते हैं वहां, जाना चाहिए। कार्यकर्ता बोलते हैं आइए मत दादा, क्योंकि आप आएंगे तो दिखेगा और आप चले जाएंगे उस, हाँ, तो हमको ये चाहिए, ये आप पहुंचा दीजिए, तो हम वही करते हैं। तो यू सी दिस इज बंगाल। मुझे एक बड़े मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं, उसका एक बार सिस्टम देखने का मौका मिला था बतौर पत्रकार। तो लगभग वैसी स्थिति है जब आप बताते हैं कि आपको उसके घर तक जाना है तो आपको 4 जगह ऐसे ब्लॉकेड मिलेंगे जैसे बिल्कुल टेरर मॉड्यूल टाइप के क्रिएट किया हो। इसीलिए जो आपने व्यथा बताई वो है। मुझे लगता है अनिवार्य बहुत लंबी चर्चा और बहुत गहरी चर्चा हुई। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा समय दिया। और हमारे दर्शकों के लिए भी ऐसा मैं मानता हूँ कि ये जो सत्र हमारा है, जो चर्चा हमारी हुई, बहुत कुछ देने वाली है, बहुत कुछ समझाने वाली है, एक लंबी दिशा दिखाने वाली है। क्या कुछ निकलेगा आने वाले समय में, बंगाल की राजनीति क्या मोड़ लेगी, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। मगर जैसा डॉक्टर अनिवार ने कहा, कोशिश करेंगे अगले 4 साल निरंतर लोगों को समझाएंगे कि देश क्या है, देश में बंगाल की स्थिति क्या है, बंगाल पहले क्या था, बंगाल आज क्या है। तो शायद बंगाल के लोग खुद आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, और जिसे वोट देना है ये तो लोकतंत्र का एक पर्व होगा, उस दिन लोग तय करेंगे, बंगाल के लोग। डॉक्टर अनिभान बहुत बहुत शुक्रिया। श्री दत्तन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी जुड़े, धन्यवाद।